हाँ जी, आज का टॉपिक है जी हमारा लागत की धारणाएं, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। क्या है जी इस चैप्टर के अंदर? देखो, इससे जो प्रीवियस चैप्टर हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, अब वहाँ पे आपने जो भी आइटमें प्रोड्यूस की थी, देखो उन आइटमों को प्रोड्यूस करने में आपको क्या करना पड़ा था, कुछ कॉस्ट बियर करनी पड़ी थी जी आपको। उनको बनाने में कुछ खर्चा आपका आया था। इस चैप्टर में उसी खर्चे की बात करेंगे जी हम आपसे सारी, भी किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में जो आपकी कॉस्ट आती है उन सब की बातें इसके अंदर आ रही है जी आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम इसका मीनिंग स्टडी करते हैं। क्या कहता है जी आपको? बोले जी किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को, उत्पादक कौन होता है? जो वस्तु और सेवाओं को प्रोड्यूस करता है, उनको बनाता है जी आपका। ठीक है, उसको उत्पादन के क्या साधनों की आवश्यकता होती है। जो आपके उत्पादन के साधन है दो तरह के, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था इस चीज को। कौन कौन से? प्राथमिक साधन और द्वितीयक साधन। प्राथमिक साधन में क्या क्या आता है आपका? श्रम, भूमि, पूंजी और उद्यमी, जो उत्पादन के चारों साधन। और द्वितीयक साधन में क्या चीज आ जाती है आपकी? जो आप रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो कच्चा माल आप यूज करते हैं, वो आपका किस में आएगा? द्वितीयक साधन में आता है जी आपका। तो क्या कहता है, ये जो आपके आगत हैं दोनों ही, प्राथमिक है चाहे आपके द्वितीयक है, इन्हें हम क्या कहते हैं? आगत का नाम जो हम देते हैं इन्हें। बोले जी उत्पादन के लिए जो साधन है, उनकी सेवाओं के बदले में हमें कुछ भुगतान करना पड़ता है। वही भुगतान ही हमारा क्या कहलाता है जी? लागत कहलाता है जी आपका। ठीक है, अभी जो लागत है हमारी, ये मौद्रिक और अमौद्रिक दोनों रूप में हो सकती है। मौद्रिक होने का मतलब जो आप मॉनेटरी टर्म में आप दे रहे हैं जी, और अमौद्रिक का मतलब क्या यहाँ पर? जो मॉनेटरी सेंस में नहीं जा रही, मतलब रुपयों में जो चीज़ नहीं है, दूसरे सेंस में भी जा रही है। कैसे? आगे जाके हम स्टडी करते हैं उसको। यहाँ पर ना लागत के कुछ प्रकार आपको स्टडी करने हैं। कौन कौन से? देखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपके सामने आ रहे हैं। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है जी वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। क्या है जी ये वास्तविक लागत? पढ़ते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप, हम इनको देखते जाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा आपके सामने, क्या? वास्तविक लागत, रियल कॉस्ट। क्या है जी ये रियल कॉस्ट? स्टडी कर लेते हैं इस चीज को। देखो कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन करते टाइम उस आइटम की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो तो बहुत कम आती है, लेकिन उस पर दूसरा खर्चा बहुत आ जाता है। दूसरा खर्चा कहने का मतलब क्या? एक एग्जांपल अगर मैं रखूं आपके सामने, देखो एक कुम्हार है जी, क्या करता है? मिट्टी के घड़े बनाता है जी। ठीक है, अब वो कुम्हार ने वो घड़ा बनाने के लिए कितनी मिट्टी का यूज़ कर लिया होगा? अगर हम उसको मॉनेटरी सेंस में लिख रहे हैं, उसको हम पैसों में देखें तो जो हमारे की 5 या 10 रुपए की, देखो वैसे तो मिट्टी फ्री आ रही है, लेकिन जो ट्राली पे उसने वो मंगवाया है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो उसकी आई है। ठीक है, तो हमने 5 या 10 रुपये फिर भी हमने उसकी कॉस्ट रख ली, लेकिन उस मटके को बनाने में जो उसकी मेहनत लगी है, जो उसका परिश्रम लगा है, वो क्या है जी? सपोज करो उसने 4 से 5 घंटे लगाए हैं उसको बनाने में। ये क्या है? ये उसकी रियल कॉस्ट है, उसकी वास्तविक लागत है जी आपकी। कभी हम कहते हैं ना, ये मकान बनाने में हमारे खून पसीने की मेहनत लगी है, मतलब आपने उसके अंदर मेहनत बहुत करी, बहुत श्रम किया आपने उस चीज़ के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ क्या कहलाएगी आपकी? वास्तविक लागत कहलाएगी आपकी। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम इसको पढ़ें तो क्या आ जाएगा वास्तविक लागत के अंदर आपका? थोड़ा सा हम देखते हैं इसको ध्यान से। बोले वास्तविक जो लागत है आपकी, इसका मतलब क्या है? जो उत्पादक को उत्पादन करते समय एक परेशानी के रूप में भुगतना पड़ा, जिस चीज़ को, जो दुख हुआ, जो कष्ट हुआ, वो चीज़ क्या कहलाती है? उसकी रियल कॉस्ट कहलाती है। अपने नोट्स में साथ साथ इसको स्टडी करते जाइए आप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसके बाद आएगा जी आपके सामने अवसर लागत। क्या होती है ये अवसर लागत? इसको देखते हैं ध्यान से। अगर एक ही लाइन में मैं इसको डिफाइन कर दूं, इंग्लिश में इसको नाम दिया जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, क्या होती है जी अवसर लागत आपकी? बोले जी दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प, उसकी जो लागत है वो पहले की अवसर लागत बन जाएगी। समझ में नहीं आया जी क्या कहा आपने? एक एग्जांपल से समझिए इस चीज को। देखो आज मैं एक स्कूल में जॉब कर रहा हूँ जी, शारदा स्कूल में जॉब कर रहा हूँ जी मैं। सपोज करो मुझे यहाँ पे सैलरी मिल रही है 16,000 रुपीज़। मेरे पास एक दूसरा ऑफर आया किसी दूसरे स्कूल से, उन्होंने बोला जी हम आपको सैलरी देंगे कितनी? 18,000। ठीक है, और एक तीसरा ऑप्शन है मेरे सामने, उन्होंने मुझे ऑफर दिया जी 14,000 का। अब ध्यान से समझिए इस चीज़ को, इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा है जी? जाहिर सी बात है जी, ये जो 18,000 है ये सबसे बेस्ट है जी आपका। मैं क्या वर्डिंग बोल रहा हूँ आपको? दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प। देखो 18,000 रुपये तो मैं काम कर ही रहा हूँ। ठीक है, नया ऑफर जो 18,000 का है मेरे पास, अब मैं समझिए इस चीज़ को, मैं 18,000 रुपये काम करने चला गया, 18,000 रुपये पे मैं काम कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ काम ना करूँ, दूसरा विकल्प क्या है मेरे पास? वापसी से अपने स्कूल में 16,000 का, तो ये जो 16,000 है ये इस 18,000 की क्या बन गई? अवसर लागत बन गई है जी आपके। ठीक है, एक और एग्जाम्पल अगर मैं रखूँ आपके सामने, देखो एक खेत का हम एग्जाम्पल रखते हैं यहाँ पर। आप खेत में क्या कर सकते हैं? गेहूँ हो रहा है जी आपका,
ठीक है। आप इसकी जगह पे कोई दूसरा प्रोडक्शन करना चाहे, कोई दूसरी आप आइटम उगाना चाहे, आप वो भी उगा सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम देखते हैं नरमा और धान का एक ऑप्शन चलता है जी आपका, ठीक है। या तो आप नरमा उगा लीजिए या आप धान उगा लीजिए। अब हुआ क्या, अगर मैं नरमा उगा रहा हूँ जी सारा के सारा, अब नरमा को उगाने से मुझे जो इनकम मिलेगी टिल दी एंड वो मिलेगी सपोज करो 40,000 रुपये, और अगर मैं धान उगाता तो मुझे इनकम मिलती है यहाँ पर कितनी, 35,000 रुपये। अब यहाँ पर देखिए जो नरमे को उगाने की मेरी अवसर लागत होगी वो क्या होगी, वो धान की लागत होगी जी मेरी, ठीक है। 35,000 का मैंने सेक्रीफाइस किया किसके लिए, इस 40,000 के लिए। तो जो आप छोड़ रहे हैं, जो चीज़ जिसका आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो चीज़ क्या बन रही है, वो पहले की अवसर लागत बन रही है आपकी। तो क्या बोला, जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे पास, यही 35,000 का, तो ये क्या बन जाएगा, ये पहले की अवसर लागत बन जाएगी जी आपकी। ये कंटेंट है आपका। आगे स्टडी करते हैं जी, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। देखो जी थर्ड पॉइंट है हमारा मौद्रिक लागत, मॉनेटरी कॉस्ट। क्या है जी मौद्रिक लागत के अंदर आपका, देखो जी जो मौद्रिक लागत होती है क्या है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, उत्पादक है जो हमारा, वो थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट कर रहा है आपका, ठीक है। सपोज करो मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहा हूँ, जो मैंने वर्कर्स अपॉइंट किए वो उनको सैलरी देनी पड़ रही है, ठीक है। और रेकरिंग के जितने भी मेरे एक्सपेंस आ रहे हैं वो सब किस में आ रहा है, मेरा मौद्रिक लागत के अंदर आ रहा है। रॉ मटेरियल जो मैंने परचेज किया उसके लिए जो मुझे पे करना पड़ रहा है, वो सब कंसेप्ट किस में आ रहा है, मेरा मॉनेटरी कॉस्ट में आ रहा है जी आपका। अगला पॉइंट पढ़ते हैं इसके अंदर, क्या है जी आपका एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिससे हम स्पष्ट लागत का नाम लेते हैं जी। यहाँ दो पॉइंट आपके सामने आएंगे, एक आएगा स्पष्ट लागत और एक आएगा जी निहित लागत। दोनों को साथ साथ समझते हैं। एक है जी आपका एक्सप्लिसिट और एक है आपका इम्प्लिसिट। क्या फ़र्क होता है दोनों के अंदर, समझते हैं उसको ध्यान से। देखो पहले कंटेंट की अगर मैं बात करूं आपसे स्पष्ट लागत की, स्पष्ट लागत क्या है, एक ऐसी लागत जो आपको स्पष्टता दिख रही है आपकी। जैसे कि अब मैं अपने स्कूल का एग्जाम्पल रखता हूँ, शारदा स्कूल का, ठीक है। अब शारदा स्कूल में क्या कर रहे हैं हम लोग, देखो जो भी हम अमाउंट पे करते हैं, पे करने का मतलब क्या, सोचो हमारे किसी जो स्कूल की बिल्डिंग है, इसका मंथली रेंट की बात करते हैं, ठीक है। मंथली रेंट हमने निकाला इसका कितना, 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये हमने इसका मंथली क्या करना है जी, रेंट पे करना है जी आपको, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो आप 1 लाख रुपये मंथली रेंट दे रहे हैं, स्पष्ट है आपको ये लागत दिख रही है, किसी आउटसाइडर के पास ये लागत जा रही है जी आपकी, बिल्कुल जा रही है। तो ये क्या कहलाएगी आपकी, ये स्पष्ट लागत कहलाएगी आपकी। दूसरी तरफ इसी को मैं रिलेट कर देता हूँ किसके साथ, निहित लागत के साथ, इम्प्लिसिट कॉस्ट के साथ। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है जी आपकी, सपोज करो ये जो ज़मीन है स्कूल की, ये किसकी है, ये हमारे एमडी सर की है, ठीक है। जो प्रिंसिपल सर एमडी सर है इन्हीं की है, वो रियलिटी में है भी सही। अब होगा क्या, देखो इस चीज़ को ध्यान से, अगर इस बिल्डिंग को स्कूल की तरह हम यूज़ ना करते, हम इसको आगे किसी को रेंट पे दे देते, तो क्या होता, पर मंथ ये लोग इनकम जनरेट करते वहाँ से या नहीं करते, कुछ ना कुछ ये अमाउंट वहाँ से जनरेट करते, ठीक है। 1 लाख रुपये हमने जो इसकी निकाली थी, वो 1 लाख इनको रिसीव भी तो होता, लेकिन अब तो वो रिसीव नहीं हो रहा है इनको, क्यों, अब ये खुद इसके अंदर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो होगा क्या, ऐसी कॉस्ट जो छुप गई है आपकी, देखो हम उसको पे तो नहीं कर रहे, अब खुद की आप बिल्डिंग में बैठे हैं, आपको किसी थर्ड पार्टी को अमाउंट पे नहीं करना पड़ रहा, उसके लिए रेंट नहीं देना पड़ रहा, लेकिन अगर आप वही बिल्डिंग किसी को आगे रेंट पे देते तो वहाँ से आप कुछ ना कुछ रेंट जनरेट करते, अब वो रेंट वो नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी आपकी, ये आपकी निहित लागत कहलाएगी, जो आपकी छिपी हुई लागत है वो कहलाएगी आपकी, ठीक है। इन सभी पाँचों के पाँचों पॉइंट को क्या करना चाहिए आपको, अच्छे से अपने नोटबुक से पढ़िए। कोई भी इसके अंदर आपको डाउट आ रहा है तो वो डाउट आप मुझसे डिस्कस कीजिए। आगे जाके हम अपना एक नया टॉपिक उठाएंगे, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। कहाँ से निकलेगा ये कंटेंट आपका, देखो ये जो आपकी मौद्रिक लागत है, मनी कॉस्ट, जो भी थर्ड पार्टी को आप पेमेंट करते हैं, उसके आगे कुछ पार्ट्स बन जाएंगे हमारे, कौन कौन से, टीसी, एमसी और एसी। टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत। जैसे आपने प्रोडक्शन की पढ़ी थी ना, कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो उत्पादन की धारणाएं थी, ऐसे लागत की धारणाएं आ जाएंगी आपकी, कौन कौन सी, टोटल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। अगले लेक्चर में हम वो चीज़ डिस्कस करते हैं जी आपके। देखिए जी आगे हमारा टॉपिक है लागत के सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉस्ट। ये जो आपके लागत के सिद्धांत है, ये दो तरह से वर्क करते हैं जी आपके। कौन कौन से सिद्धांत है, एक है जी आपका लागत का परंपरावादी सिद्धांत, दूसरा है जी आपका लागत का आधुनिक सिद्धांत। दोनों सिद्धांतों में एक जो मेजर डिफरेंस है आपका, वो मेजर डिफरेंस क्या है आपका, हमारे जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं वो हमें एक बात सिखाते हैं, क्या कि बोला जी जो लागत का परंपरावादी सिद्धांत जिसे हम नाम देते हैं, जो परंपरावादी अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हमारे सामने एक बात रखी, क्या बोले जी जो आपकी औसत लागत, जो आपकी सीमांत लागत है, ये दोनों क्या होती हैं, ये यू आकार की होती है जी आपकी। मेजर डिफरेंस क्या है, जो हमारा क्या है परंपरावादी सिद्धांत है, उन्होंने एक ही बात बोली आपको, क्या
बोले जो हमारी औसत लागत है एवरेज कॉस्ट है और इसी के साथ जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, बोले जी इसकी जो शेप है वो यू आकार की होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे आधुनिक अर्थशास्त्री हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री एक ही बात हमें कहते हैं क्या, बोले जो आपकी AC और MC है इसकी जो आकृति है, जो इसकी शेप है वो यू आकार की नहीं होती, वो या तो उल्टा जे आप बोल सकते हैं इसको, या आप इसको एल बोल सकते हैं, ठीक है। बोले जी उल्टा जे या एल आकार की आकृति है जी इसकी। आपके +2 सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है जी आपका ये जो परंपरावादी सिद्धांत है इसी को ही हमने पढ़ना है, आपके आधुनिक सिद्धांत को हमने अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि जो परंपरावादी सिद्धांत है ये क्या बोलते हैं, आपका जो औसत लागत जो आपकी सीमांत लागत है, दोनों जो आपकी एवरेज और मार्जिनल कॉस्ट है ये यू आकार की है जी आपकी, ठीक है। तो इनको देखते हैं हम। अब ये जो लागत है इन लागत को हम दो तरह से स्टडी करेंगे, कौन कौन से, एक तो हम पढ़ेंगे इनको अल्पकाल के अंदर, दूसरा हम पढ़ेंगे इनको दीर्घकाल के अंदर। देखो आपने जो प्रोडक्शन किया था, प्रोडक्शन में भी तो हमने ये बात पढ़ी थी कौन कौन सी, एक आपका अल्पकालीन उत्पादन था, दूसरा आपका दीर्घकालीन उत्पादन था जी आपका। तो जो आपका अल्पकालीन उत्पादन है, अल्पकाल में क्या था, एक फीचर आपने पढ़ी थी क्या, कुछ साधन परिवर्तनशील, कुछ साधन स्थिर। कुछ साधन में भी क्या था, जो श्रम था आपका वो परिवर्तनशील था, बाकी के सभी साधन क्या थे जी आपके स्थिर थे। तो कुछ लागत किस पे आएगी, स्थिर साधनों के ऊपर आएगी, और कुछ लागत जो है वो किस पे आएगी, वो परिवर्तनशील साधनों के ऊपर आएगी, ठीक है। तो समझिए इस चीज़ को ध्यान से, लागत हम पढ़ेंगे जी दो तरह से, कौन कौन सी, एक अल्पकाल के अंदर पढ़ेंगे और दूसरी हम दीर्घकाल के अंदर जाकर पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब अल्पकाल में भी क्या है, कुछ साधन स्थिर थे और कुछ आपके परिवर्तनशील थे, ठीक है। तो ये जो आपकी कुल लागत हम पढ़ेंगे इसके अंदर, कुल लागत किससे मिलकर बनेगी आपकी, ये जो आपकी टोटल कॉस्ट है ये मिलकर बनेगी दो चीज़ों से, कौन कौन सी, देखो जो आपने स्थिर साधन के ऊपर खर्चा किया तो लागत कैसी आएगी, स्थिर लागत आएगी आपकी, ठीक है। और जो आपने परिवर्तनशील साधन के ऊपर खर्चा किया लागत तो उसमें भी आई है जी आपकी, ठीक है। तो वो लागत कैसी बन जाएगी आपकी, परिवर्तनशील लागत बन जाएगी जी आपकी, ठीक है। ये बनेगी आपकी फिक्स कॉस्ट, परिवर्तनशील को बोलते हैं जी वेरिएबल कॉस्ट आपकी, ठीक है। तो अल्पकाल के अंदर जो हम कुल लागत को पढ़ेंगे, कुल लागत क्या है, दो पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे, कौन कौन सी, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत, ठीक है। इसी के साथ इसके जो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे कौन कौन से, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, सीमांत लागत और औसत लागत। इसको थोड़ा सा अगर मैं ग्राफ को नोट करूँ यहाँ पर, तो क्या क्या पढ़ना है हमें इसके अंदर, समझिए बड़े ध्यान से इस चीज़ को। जो हमारी अल्पकालीन लागत है, शॉर्ट टर्म की जो कॉस्ट है हमारी क्या है उसमें, देखिए ध्यान से, एक हम स्टडी करेंगे इसके अंदर टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। देखो जो हमारी टोटल कॉस्ट है किससे मिलकर बनेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट और साथ ही साथ क्या बनेगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और इसी के साथ जो आपकी एवरेज कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट भी क्या होगा, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे, कौन कौन सी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और साथ ही साथ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करें किसके बारे में, टोटल कॉस्ट के बारे में, कुल लागत के बारे में। कुल लागत किससे मिलकर बनी है, दो पार्ट्स में बनी है, टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो देखते हैं कैसे वर्क करेगी जी आपकी।